नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में बदलते सियासी समीकरण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बीच हो रही मुलाकातों की और साथ ही ये भी बात होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण अभियान में तमिलनाडु में अपना पार्टनर बदलने के प्लान बना रही है और उसमें एक नया समीकरण बनने जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं तमिलनाडु के सियासत से। तमिलनाडु के सियासत में अभी दो पार्टियों का वर्चस्व है। तीसरी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी अपना आधार तलाश कर रही है। एक तरफ एआईडीएमके है तो दूसरी तरफ डीएमके है। अभी एम.के. स्टालिन के हाथों में डीएमके की कमान है। वो पिछले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के साथ सामने आए और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डीएमके की बड़ी जीत हुई थी। लेकिन इस बीच जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहा वो एआईएडीएमके के साथ रहा, यानी अन्ना द्रमुक के साथ भारतीय जनता पार्टी का अभी भी गठबंधन है। लेकिन 2024 के प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी अब डीएमके के साथ गठबंधन करने की संभावनाओं पर तलाश रही है और साथ ही डीएमके के नेता एम.के. स्टालिन भी एक बड़े पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस का अब खात्मा होने वाला है। कांग्रेस के साथ रह के कोई भी आगे का भविष्य न केंद्र में है और न ही राज्य के अंदर उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से कोई फायदा है। तो इसलिए एम.के. स्टालिन भी अब नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ डीएमके के गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। पिछले 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डीएमके नेता एम.के. स्टालिन के बीच दो मुलाकात हुई। एक मुलाकात चेन्नई में हुई तो दूसरी मुलाकात दिल्ली में हुई। चेन्नई में ओलंपियाड यानी शतरंज ओलंपियाड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एम.के. स्टालिन की मुलाकात हुई। उसके बाद पीएम मोदी ने एम.के. स्टालिन की उस व्यवस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्विटर पर भी लिखा कि ओलंपियाड के ऑर्गेनाइज करने में जिस तरीके के तमिलनाडु की सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है, वो एक बड़े प्रशासनिक सफलता की ओर इशारा करता है। यानी कि एम.के. स्टालिन की सरकार की उन्होंने सराहना की और आगे एक संकेत दिया कि अब तमिलनाडु की वर्तमान सरकार के साथ मिलकर केंद्र सरकार काम करेगी। डेवलपमेंट के लिए भी दोनों के बीच बातचीत हुई, फंड की बात भी हुई और कुछ और मसलों पर चर्चा हुई, जिसमें कावेरी नदी का विवाद भी था और साथ ही नीट परीक्षा को लेकर तमिलनाडु में चल रहे कुछ विवादों का भी इसमें समाधान की कोशिश की गई। इसके कुछ समय बाद यानी कि एम.के. स्टालिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 अगस्त को मुलाकात हुई थी चेन्नई में। उसके करीब करीब एक सप्ताह बाद 17 अगस्त को एम.के. स्टालिन दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और बातचीत के दौरान ये जो मीडिया में जो खबरें आई उसमें ये कहा गया कि चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने पीएम मोदी के साथ डेवलपमेंट के कामों की बातचीत की, तमिलनाडु के लिए कुछ अतिरिक्त फंड देने की मांग की और साथ ही दोनों केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ मिलकर कैसे काम किया जाए इस पर बातचीत हुई। लेकिन इसके अलावा जो बातचीत हुई उसका सिर्फ संकेत मिला, उसकी जानकारी न तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जा रही है और न ही एम.के. स्टालिन इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी स्टालिन की पार्टी का गठबंधन कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के कारण अभी उनकी मजबूरी है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सारी संभावनाएं पारित न हो जाए, यानी कि दोनों के बीच सहमति न बन जाए, तब तक इस बात का अनाउंसमेंट नहीं होगा।
लेकिन तमिलनाडु में जो राजनीतिक स्थितियां बदल रही है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 2024 के लिए प्लानिंग कर रही है, इन दोनों से इसी बात का संकेत मिलता है कि अब भाजपा और डीएमके के बीच संबंध बेहतर हो रहे हैं और अगले लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्ना द्रमुक की बात करें जिसके साथ अभी गठबंधन है, तो इसमें भी एक संकेत मिलेगा कि भाजपा अब एआईआईडीएमके के साथ काम नहीं करना चाहती, गठबंधन बना के नहीं रखना चाहती है, क्योंकि अन्ना द्रमुक आपस में ही उलझी हुई है। जब से दिसंबर 2016 में जयललिता की मौत हुई, तब से अन्ना द्रमुक आपस में ही उलझे हुए हैं। उनके नेता एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछली बार जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो भी दो बड़े नेता यानी पलनीस्वामी और पनीरसेल्वम आपस में उलझ गए थे और जब दोनों मिलकर भी चुनाव नहीं जीत पाए तो अब स्थितियां और भी बिगड़ गई है। एआईआईडीएमके का मामला अब कोर्ट में चला गया है। मद्रास हाई कोर्ट में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के बीच विवाद अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल के रखे थे और स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि 11 जुलाई को अन्ना द्रमुक की इस बैठक में पलानीस्वामी ने अपने आप को अंतरिम महासचिव घोषित कर दिया और उसके बाद पनीरसेल्वम को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में इस मामले पर अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि अभी यथास्थिति बरकरार रखा जाए और पार्टी पर किसी के कब्जे को मंजूरी नहीं दी जा सकती कि एक बैठक बुलाए और उस बैठक में अचानक से कुछ लोग मिलकर निर्णय ले लें। मद्रास हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले का प्रभाव अन्ना द्रमुक के आंतरिक मामलों से भी पड़ रहा है, क्योंकि अब पार्टी दो गुटों में स्पष्ट तौर पर बंट गई है और आगे भी इसके टूटने की संभावना ज्यादा है। जब तक जयललिता थी तब तक अन्ना द्रमुक के पूरी अथॉरिटी उनके पास थी और तमिलनाडु की राजनीति डीएमके और एआईडीएमके ये दोनों के बीच बटी रहती थी। एक बार डीएमके की सरकार बने तो दूसरी बार एआईडीएमके की सरकार बने, लेकिन जैसे ही 2016 में जयललिता की मौत हुई, एआईडीएमके की स्थिति खराब हो गई। 2014 के चुनाव की बात करें तो उस समय लोकसभा चुनाव के समय डीएमके की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जयललिता जीवित थी और उन्होंने अपनी पार्टी के लिए बेहतर प्रदर्शन की संभावनाओं को तलाशा था और फिर जो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटें हैं उसमें से 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट भारतीय जनता पार्टी को भी मिली थी और डीएमके सहित कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन बाजी पलट गई और 2019 में डीएमके के गठबंधन ने सारी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया। 39 सीटों में से 38 सीट डीएमके के गठबंधन को मिली, जिसमें 20 सीट डीएमके को मिली, जबकि 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा क्योंकि उसका गठबंधन अन्ना द्रमुक के साथ था और इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपना पार्टनर बदलना चाहती है। दूसरी तरफ स्टालिन को भी लगता है कि अब कांग्रेस के साथ उनका भविष्य नहीं है। कांग्रेस के अलावा सीपीएम, सीपीआई और कुछ दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करना पड़ता है और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का मतलब है कि नेगोशिएशन में उन्हें सीटें भी कम मिलती है, जिससे कुछ भी जोड़ लगा लें तो पिछले चुनाव में भी उस गठबंधन में रहते हुए केवल 20 सीटें उन्हें जीत के लिए मिली और अब स्थिति बदल रही है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो तमिलनाडु की 39 सीटों में से अगर वो 25 सीटों की भी मांग करते हैं तो उन्हें मिल जाएगा।
30 सीट तक भारतीय जनता पार्टी देने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि भाजपा का वहां आधार बहुत मजबूत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर लोकसभा में 5 से 10 सीटों के बीच भी मिलता है तो वो दूसरे जगह पर होने वाले नुकसान की भरपाई के तौर पर होगा। और इसलिए डीएमके और बीजेपी के बीच गठबंधन बनने की संभावना है। इस गठबंधन से डीएमके को कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले विधानसभा में 234 सीटों वाले तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके को अकेले ही 133 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस और दूसरी छोटी पार्टियों के साथ अगर उनका गठबंधन नहीं भी रहता है तो एमके स्टालिन अकेले दम पर सरकार चला सकते हैं। और अगर भाजपा के साथ गठबंधन करते हैं तो लोकसभा में उन्हें भी दूसरी पार्टियों के तरफ देखना नहीं पड़ेगा और दो बड़ी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़के फिर से 39 में से 35 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। इसलिए संभावना इस बात की बन रही है कि अब तमिलनाडु में सियासी समीकरण बदलने वाला है। अन्ना द्रमुक ऐसे भी कमजोर हो गई है, कई गुटों में बंट गई है और डीएमके और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन की संभावना बढ़ रही है। लगातार पीएम मोदी और स्टालिन के बीच जो मुलाकातों का दौर चल रहा है वो भी इसी ओर संकेत करता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है 2024 के लिए, दक्षिण भारत के लिए, उसमें तेलंगाना के साथ साथ तमिलनाडु में भी इसी तरह की योजना है कि 39 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य को पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सकता, चाहे इसके लिए गठबंधन ही क्यों न बदलना पड़े। इसलिए लगभग ये तय माना जा रहा है कि डीएमके अब यूपीए छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनने वाली है। और बिहार में जो सियासी संग्राम चला है, नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, उसका भी असर इसमें देखने को मिल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारत में अगर कुछ भी सीटों का नुकसान होती है उसकी भरपाई के लिए दक्षिण की तरफ भी देख रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।